प्रिय बच्चों, आज हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। सूक्ष्म जीव विज्ञान से तात्पर्य विज्ञान की वह शाखा जो कि सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करती है, उसे हम सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन देखें तो माइक्रोबायोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of microorganism or microbes known as microbiology। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान एक तरह से विज्ञान की वह शाखा हो गई जो कि सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करती है। अब सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें कि हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि एक नेकेड आई से हम रिजॉल्व करने के लिए 0.1 मिलीमीटर तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो 0.1 मिलीमीटर से छोटे जितने भी जीव हैं उनको आप सूक्ष्म जीवों की कैटेगरी में रख सकते हैं। इसमें मुख्यतः आपका जीवाणु आ गया, विषाणु आ गया, शैवाल आ गया, क्वक आ गया, प्रोटोजोआ आ गए। तो इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव विज्ञान की एक तरह से इन विषय विशेष के बारे में अध्ययन करने वाली शाखाओं को भी विशेष नाम दिए गए। तो एक तरह से हम सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है उसको डिफरेंट जो ब्रांचेज है उसमें बांट सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए जो बैक्टीरिया या जीवाणु का अध्ययन करती है उस विज्ञान को हम जीवाणु विज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार जो विषाणु, वायरॉइड्स आदि का अध्ययन करते हैं उसको हम वायरोलॉजी कहते हैं या विषाणु विज्ञान कहते हैं। इसी तरह से जो क्वकों के बारे में अध्ययन करते हैं उनको हम जो है माइकोलॉजी कहते हैं, क्योंकि माइकस वर्ड से बना है। मशरूम से माइकस, माइकस से फंगस। तो फंगस का जो अध्ययन करते हैं, क्वकों का जो अध्ययन करते हैं, उनको हम माइकोलॉजी कहते हैं। इसी तरह से एल्गी जो हैं, शैवाल हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं उनको हम फाइकोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह से जो प्रोटोजोआ आदि जीवों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम प्रोटोजोलॉजी ब्रांच कहते हैं। अगर संक्षिप्त में हम बात करें तो बैक्टीरियोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा जो कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, स्पायरोप्लाज्मा, रिकेट्सिया आदि का अध्ययन करती है। प्रोकैरियोटिक का तात्पर्य है कि ऐसे जीव होते हैं जिनके अंदर की सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। यूँ यह कहिए कि इसमें जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक द्रव्य तो होता है, लेकिन वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसको कहते हैं। जैसे एक केंद्रक के हम विभिन्न भाग मानते हैं, उसमें केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रिका होती है और जो उसका केंद्रक द्रव्य होता है। तो इसमें जो झिल्ली होती है वो वेल डिफाइन नहीं होती है, यूँ कहिए कि सुविकसित नहीं होती। इसलिए इसको हिंदी में अंग्रेजी में प्रोकैरियोट और हिंदी में एसिम केंद्रक भी कहते हैं। तो इस प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों का इस विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से दूसरी है विषाणु विज्ञान, वायरोलॉजी। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मध्यजीवी, मेजोबायोटिक या यूँ कहिए कि कोशिका विहीन जो होते हैं, जैसे विषाणु हैं, वायरॉइड्स है, वायरियन हैं आदि का अध्ययन किया जाता है। वायरस को हम कहते हैं कि वायरस इज द सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टिव एंटिटी। एक तो साधारण माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा जो है ये एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मीन्स इसके अंदर जिसको आप कोशिका कहते हैं वैसा कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस टाइप की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो इसलिए जो है ऐसे जीव जिनका अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे हम विषाणु विज्ञान कहते हैं। अब जो नेक्स्ट है उसमें हम क्वकों को रखते हैं। तो क्वक प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, अर्थात इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इनके अंदर क्या है कि क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है। इनका शरीर जो है वो धागे नुमा रचनाओं का बना होता है। तो इस शाखा के अंदर
कवकों, फफूंद, यीस्ट आदि का अध्ययन किया जाता है, तो इसे हम माइकोलॉजी या कवक विज्ञान कहते हैं। तो शैवाल विज्ञान या फाइकोलॉजी, इसके अंदर ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है जो थैलोफाइटा समूह में तो आते हैं, लेकिन इनके अंदर जो है आपके क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण ये स्वयंपोषी होते हैं। तो इस विज्ञान में नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी और एल्गी आदि को रखा जाता है। इसी तरह से प्रोटोजोलॉजी है, इसमें एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का अध्ययन किया जाता है। तो ये था सूक्ष्म जीव विज्ञान की सामान्य। अगर हम सूक्ष्म जीवों का बारे में थोड़ा सा जानें तो सूक्ष्म जीव जो है संसार में सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वव्यापी हैं। समुद्र में, पहाड़ों में, समुद्र की गहराई में, खारे पानी में, मीठे पानी में, वायु में, प्लांट पौधों के आसपास, जिसको कि हम फिलोस्फीयर्स और राइजोस्फीयर्स कहते हैं, लगभग सभी जगह ये पाए जाते हैं। इसलिए हम एक तरह से इनको ऑमनी प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। एक अनुमान के आधार से पता लगता है कि विषाणुओं की लगभग 300 जातियाँ, नील हरित शैवाल की लगभग 1400 जातियाँ, जीवाणुओं की लगभग 1630 जातियाँ, शैवाल की 1650 जातियाँ, व कवकों की लगभग 40,000 जातियाँ पृथ्वी पर पाई जाती हैं। और ये वो हैं जिनके बारे में कि हम अध्ययन कर चुके हैं। अगर हम सूक्ष्म जीव विज्ञान के इतिहास के बारे में बात करें तो पुरातन काल में सजीवों की उत्पत्ति अजैविक वस्तुओं से मानी जाती थी, अर्थात इस सिद्धांत को हम कहते थे एबायोजेनेसिस या स्वतः जनन या स्पॉन्टेनियस जनरेशन के रूप में माना जाता है। इसका समर्थन अरस्तु 384 से 322 BC जिनका जीवन काल रहा, सैमसन, वर्जिल, वॉल हेलमंट इत्यादि ने किया। ये सिद्धांत ये कहता था कि जीव जो है स्वतः ही पैदा हुआ है प्रकृति में, तो क्योंकि इसका मतलब हुआ कि ये इनर्ट मटेरियल से, यानी कि ये सब्सटेंस से पैदा हुआ। इस सिद्धांत के मानने वाले थे अरस्तु। एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1632 से 1723 इनका पीरियड था। नामक फ्रांसीसी सूक्ष्मदर्शक वैज्ञानिक ने पौधों की कोशिकाओं में सर्वप्रथम हरित पिंड देखे। इन पिंडों को उन्होंने हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट कहा। सन 1676 में सबसे पहले एक लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी का इन्होंने आविष्कार किया और इसके द्वारा शरीर में निकले द्रवों, वर्षा के पानी, मृदा, दंत, काली मिर्च के अर्क, विभिन्न प्रकार के जीवाणु आदि को देखा है। और इन्होंने 1676 में लंदन में स्थित रॉयल फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सचिव हेनरी ओल्डनबर्ग को एक पत्र लिखा, जिसमें इन्होंने सबसे पहले सूक्ष्म जीवों का वर्णन किया और उन्होंने इन्हें एनिमेक्यूल्स और लिटिल एनिमेक्यूल्स नाम दिए। इस प्रकार हम देखें तो सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप है उसका प्रयोग जो है एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने किया। इन्होंने जीवाणुओं के अतिरिक्त शुक्राणुओं, रुधिर कणिकाओं, यीस्ट, प्रोटोजोआ, शैवाल इत्यादि का भी वर्णन किया। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक हुए फ्रांसिस रेडी, जिन्होंने स्वतः जनन के सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने बताया कि मांस के उत्पन्न होने वाले लार्वा मक्खी के मैगेट में यदि मांस को सूक्ष्म जाली द्वारा ढक दिया जाए तो मक्खियाँ मांस पर अंडे नहीं देती,
दे पाती और वो मैगेट प्रकट नहीं होते। फ्रांसिस रेड्डी ने सर्वप्रथम प्रैक्टिकल से प्रूव करने की कोशिश की कि मांस पे जो कीड़े पड़ते हैं वो स्वतः ही पैदा नहीं होते, बल्कि वहाँ जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे सपोज कीजिए मक्खियाँ हैं, वो जाती हैं वहाँ फीड करती है, और वो जब फीड करती हैं तो वहाँ पर वो अपने अंडे दे देती हैं जिनसे उनके मैगेट्स या लार्वा निकलते हैं। यदि इसे हम जाली से ढक के रखेंगे तो मक्खियाँ वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी, फलस्वरूप ये होगी उसमें मांस के टुकड़ों के ऊपर जो है मैगेट्स उत्पन्न नहीं होगी। उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूव करने की कोशिश की थी। प्लेंसिस 1762 ने जर्म थ्योरी का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक रोग एक विशिष्ट कारक के द्वारा होता है और ये कारक प्राणियों की देह में पहुंचकर वृद्धि करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। इस सिद्धांत के समान फ्रैंकोस्टो व होम्स ने भी प्रतिपादन किया। इन सब मतों के पुष्टिकरण सर्वप्रथम डेवाइन 1863 में के द्वारा किया गया। उन्होंने पाया कि एंथ्रेक्स रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में सलाका के समान सूक्ष्म जीवों के उपस्थित होते हैं। यदि उस रोग से ग्रस्त व्यक्ति के रक्त को स्वस्थ मनुष्य में स्थानांतरित किया जाए तो उनमें भी ये रोग हो जाता है। तो उन्होंने प्लेंसिस जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने 1762 में ये कहा कि जो रोग है वो रोग कारक से ही पैदा होता है, और उन्होंने इसे जर्म थ्योरी का नाम दिया। लुईस पाश्चर 1865 ने सिल्क कर्मियों से प्रोटोजोन्स द्वारा फैलने वाले रोग पेब्रिन के बारे में बताया। म्यूलर ने 1770 में सूक्ष्म जीवों के नाम बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरलम रखे। म्यूलर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ सूक्ष्म जीवों को आइडेंटिफाई किया और उनके कुछ नाम रखे, जिसमें बैसिली, विब्रियो और स्पाइरलम मुख्य है। लीनियस 1767 में सूक्ष्म जीवों की 6 जातियों को पहचाना और इन्हें एक विशेष प्रकार के वर्ग केओस CHAOS का नाम दिया। एहरनबर्ग 1829 में अनेक जीवाणुओं का इन्होंने अध्ययन किया और इनके द्वारा बैक्टीरिया नाम या बैक्टीरिया शब्द रखा गया। बैक्टीरिया शब्द ग्रीक भाषा के शब्द बैक्टोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छड़ाकार, दंडाकार या रोडसी। उन्होंने विब्रियो, बैक्टीरियम, स्पाइरलम, स्पाइरोक्रिट आदि आकृति के जीवाणुओं का वर्णन किया। स्वान एंड लैट्यूर ने स्वतंत्र रूप से किण्वन में कुछ गोलाकार सूक्ष्म जीवों को सम्मिलित होने का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि बियर और मदिरा का निर्माण से बियर और मदिरा के निर्माण में यीस्ट की मुख्य भूमिका होती है। पाश्चर ने भी 1856 में शर्करा युक्त पदार्थों से अल्कोहल निर्माण में यीस्ट के महत्व का वर्णन किया और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें ये पाया कि जो वाइन में सोरनेस आ रही थी वो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण थी और अल्कोहल के फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट का होना आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने एक विशेष प्रकार का एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट किया था। पाश्चर ने पाश्चराइजेशन टेक्निक की भी खोज की थी। 1860 से 1910 का कार्यकाल हम देखें तो एक तरह से ये सूक्ष्मजीव विज्ञान का गोल्डन पीरियड माना जाता है, सुनहरा काल कहलाता है। तो ये जो अवधि है 1860 से 1910, दिस इज नॉन एज द गोल्डन एरा ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। पाश्चर ने चिकन और कोलेरा नाम के रोग के कारणों की खोज की तथा इम्यूनाइजेशन के सिद्धांतों को भी
प्रतिपादित किया था। कैप्स एंड लॉफलर ने डिप्थीरिया रोग के कारक कोराइनिबैक्टीरियम डिप्थेरियल के रूप में पहचाना और इसे पृथक किया। कीटासाओ सेटो 1880 ने प्लेग रोग के कारक पास्चुरेला पेस्टिस व टिटेनस के लिए उत्तरदायी क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई की खोज की। कीटासेटो 1880 का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि उन्होंने एक तो प्लेग के रोग कारक पास्चुरेला पेस्टिस और दूसरा टिटेनस के लिए उत्तरदायी ऑर्गेनिज्म क्लोस्ट्रिडियम टिटेनम की खोज की थी। पॉल एल्ड्रिज 1854 से 1915, इन्होंने केमोथेरेपी, फाउंडर ऑफ केमोथेरेपी या रसायन जो है उस भाग के संस्थापक के रूप में इन्हें माना जाता है। उन्होंने प्रतिरक्षीकरण के रासायनिक आधार की खोज की। जोसेफ लिस्टर ने सरफेस स्टेरिलाइजेशन व कार्बोलिक अम्ल के प्रयोग आदि के बारे में बताया। क्रिश्चियन ग्रैम्स, इन्होंने जो है ग्रैम स्टैनिंग टेक्निक की खोज की। रॉबर्ट कॉच 1834 से 1910, रॉबर्ट कॉक ने गिल्टी व बैसिलस जीवाणु को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। ये खोज बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि पहली बार किसी रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को अन्य जीवों से पृथक किया गया था। सन 1883 ईस्वी में हेजा रोग के जीवाणु विब्रियो कॉलेरी की भी खोज रॉबर्ट कॉच द्वारा की गई। उन्होंने रोगों को नियंत्रण करने के बारे में खोज की। इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में उगाने के लिए 30 संवर्धन माध्य सॉलिड कल्चर मीडिया का आविष्कार किया और उन्होंने शुद्ध मिश्रित संवर्धनों को पृथक भी किया। इसी कारण इनको जीवाणु विज्ञान की तकनीकी का फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल टेक्निक्स भी रॉबर्ट कॉच को कहा जाता है। सन 1882 में ट्यूबरक्लोसिस का यक्ष्मा रोग के रोगजनक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की खोज भी रॉबर्ट कॉच ने ही की थी। एडवर्ड जेनर, इन्होंने चेचक के विरुद्ध टीकाकरण या वैक्सीनेशन की खोज की थी। एमिल वॉन बेहरिंग, इन्होंने डिप्थीरिया के एंटीटॉक्सिन्स पर कार्य किया। विलियम वेल्च, इन्होंने गेसी ग्रेगरिन बैसिलस को पृथक किया था। ओमेलियंस्की 1910 ईस्वी में इन्होंने सिर्फ और मृदा में अवायुजीवी सेलुलोज अपघटन जीवाणु को पृथक किया तथा विनोग्रेस्की व ओमेलियंस्की ने अवायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु की खोज की। इन्होंने जीवाणु के अनेक वंश जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस आदि की बारे में बताया। इवानोवस्की, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने विषाणु के अस्तित्व का वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत किया। इन्होंने तंबाकू के मोज़ेक वायरस की खोज की। बेजेनिक, इन्होंने 1889 में सर्वप्रथम वायरस शब्द का प्रयोग किया। डी हैरेली, इन्होंने विषाणुओं को जीवाणु विषाणु या जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफाजेज की खोज की। स्टैनले वर्ष 1935 में इन्होंने तंबाकू मोज़ेक विषाणु के क्रिस्टलाइजेशन पर कार्य किया और इस हेतु इन्हें 1947 में 12 वर्ष बाद
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कॉर्न एवं वैगन संवर्धित विधियों का उपयोग पनीर एवं मक्खन उत्पादन में किया। बुरेल एंड स्मिथ पादपों में जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों का अध्ययन किया एवं प्लांट पैथोलॉजी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1929, इन्होंने सर्वप्रथम पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की खोज की। हार्वर्ड फ्लोरी ये जर्मन के जीव रसायन वैज्ञानिक थे। बीडल एंड टॉटम 1914, इन्होंने न्यूरोस्पोरा नामक क्वाक पर अनेक म्यूटेशन संबंधी एक्सपेरिमेंट्स किए। डेलब्रेक एंड लूरिया, इन्होंने सूक्ष्म जीवों पर आनुवंशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिकल इंजीनियरिंग के अनेक प्रयोग किए। इससे आगे हम अगली कक्षा में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।